मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको आनुवांशिकता पढ़ाया गया है और जैव विकास के बारे में आपके सभी क्वेश्चन हो गए थे। अब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बताए जाने हैं। तो उनमें से देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बताए गए हैं उनमें से सबसे पहले आता है आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकता के जनक कौन है। देखिए, जब माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतानों में पहुंचते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिकी कहते हैं और उनके अध्ययन को हम या इस गुण के अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं। माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतानों में पहुंचते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं और इस गुण को आनुवांशिकता कहते हैं। और इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म आपको मालूम है कि ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के छोटे से गांव में हुआ था, जो बताया जा चुका है उसका जीवन परिचय। इसके बाद आता है कि जीन क्या है। देखिए, जीन डीएनए अणु का वह छोटा सा छोटा भाग है जिसमें आनुवांशिक कोड निहित होता है। जीन डीएनए अणु का वह छोटा सा छोटा भाग है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, यानी पाई जाती हैं, उसी को जीन कहते हैं। ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और इनका काम है माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना, यानी वाहक का कार्य करता है जीन। और ये जीन की कई संरचनाएं होती हैं, उनमें से होता है जीन। इसकी 3 संरचनाएं होती हैं। एक होता है रिबोसिस्ट्रॉन और एक होता है रिकॉन, एक होता है म्यूटॉन। 3 होते हैं। जो सिस्ट्रॉन होता है, ये जो है कार्यकी की इकाई, जीन में कार्यकी की इकाई, यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी, कार्यकी की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। पुनर्संयोजन की इकाई को रिकॉन बोलते हैं और उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं। ये 3 होते हैं, सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन। तो जीन शब्द की खोज सबसे पहले जॉनसन एक वैज्ञानिक थे। जीन शब्द की खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर एक क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। या प्राकृतिक चयन, वर्ण माने होता है चयन, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। चार्ल्स डार्विन। आपको सिद्धांत लिखाया गया है, उनमें से प्राकृतिक चयन का भी सिद्धांत लिखाया गया। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी। अगर एक क्वेश्चन आता है, यदि हम चूहे की पूंछ काट दें तो उसमें किस प्रकार की संतानें होंगी। अगर हम चूहे की पूंछ काट देते हैं तो उसमें कारण है कि क्योंकि ये वंशागत लक्षण नहीं है, कायिक लक्षण है, और वंशागत लक्षण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। अगर हम चूहे की पूंछ काट देते हैं तो फिर भी आपको पूंछ विहीन चूहे उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए बीजमान ने प्रयोग किया था और 21 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटी थी, तब भी उसमें चूहे उत्पन्न नहीं हुए थे। मतलब 21 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटी, लेकिन फिर भी पूंछ वाले चूहे, बिना पूंछ वाले चूहे नहीं उत्पन्न, क्योंकि वो क्या है, कायिक लक्षण। इसी प्रकार पहलवान की संतान पहलवान क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कायिक लक्षण है और कायिक लक्षण वंशागत नहीं होते, केवल लैंगिक लक्षण ही वंशागत होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। इसके बाद आता है डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डीएनए और एक होता है आरएनए। इसको हम डीऑक्सीराइबोज शर्करा बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। इसमें शर्करा, इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, इसको राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये भी है, न्यूक्लिक एसिड ऐसी। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और एक आरएनए। इसमें राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और इसमें जो है केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा पाई जाती है। इनमें इनकी संरचना द्विकुंडलित होती है, इनकी संरचना एक कुंडलित होती है। इनमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस
इसमें 4 होते हैं, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। यहाँ पर ये भी यही 4 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन बेस, लेकिन कौन कौन से? 4 इसमें भी होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। लेकिन इसमें भी थाइमिन है और इसमें क्या हो जाएगा? यूरेसिल। ठीक है, बस इतना अंतर है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन उसमें भी, बस थाइमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ है, माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचाता है। इसका काम क्या है? ये आनुवांशिक सूचना के वाहक होते हैं। आरएनए का काम है आनुवांशिक सूचना के वाहक, यानी मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। मेन इसका जो आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण, और इनका काम है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना आनुवांशिक लक्षणों को। फिर इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, इनमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर इनमें आप ये आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक सूचना वाहक है, ये माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इस प्रकार डीएनए आरएनए में अंतर भी पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जातियाँ बनी रहें? देखिए, विभिन्नताओं के कारण ही नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि लैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें, क्योंकि जो जीव अपने आप को जीवन संघर्ष में सफल कर लेता है या वातावरण को अनुकूल बना लेता है, वही जीव जीवित रहता है, और वही जीव जीवन के लिए अपने जीवन को, अस्तित्व को संभाले रखता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। क्योंकि जो वातावरण को अनुकूल नहीं बना पाते जीव, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे एक हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष है और उसका विवाह एक हीमोफिलिक जीन जिसमें पाया जाता है उससे हो जाता है, तो उसमें किस प्रकार की संतानें होती हैं? इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए एक हीमोफिलिक पुरुष का मतलब हीमोफीलिया से हीमोफिलिक ग्रसित पुरुष, और मान लीजिए वाहक स्त्री है। वाहक स्त्री का मतलब होता है एक जीन जिसमें हो हीमोफीलिया का एक जीन हो, उसको हम वाहक स्त्री, और जिससे दोनों हो तो ग्रसित स्त्री कहलाती है। ठीक है, अब उसका हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री से हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि लिंग संलग्न रोग कौन कौन से हैं? तो लिंग संलग्न रोग हैं आपके, इन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम पूछ लेता है। तो आपको मालूम है एक्स संलग्न है, वाई संलग्न है, XY संलग्न है, ये लक्षण है। इनमें जो रोग उत्पन्न होते हैं एक्स वाले कौन कौन से हैं? वर्णांतता है, हीमोफीलिया है, रतौंधी है, तो ये लिंग संलग्न रोग है, रतौंधी है। अभी इसमें गंजापन है, हाइपरट्राइकोसिस है, बाह्य कर्ण पर बाल की उपस्थिति, बाल की उपस्थिति, और XY है सिकल सेल रक्त अल्पता, सिकल सेल रक्त अल्पता। अब ये जो रोग होते हैं इनमें करते क्या है कि जैसे पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है? XX, वो XY, और इसका क्या होता है? XY, XX। अब आपको मालूम है ग्रसित पुरुष है तो X, हीमोफीलिया क्या है? X संलग्न रोग है, तो X को आप घेरे में कर दोगे। Y संलग्न होता तो Y को घेरे में करते हैं। और पुरुष क्योंकि ग्रसित है तो कैसे ग्रसित है? हीमोफीलिया से, तो हीमोफीलिया के लिए क्या होता है? X घेरे में कर देंगे। इसमें एक जीन वाहक, क्योंकि दोनों गुणसूत्र समान है, तो एक जीन इसका जो है वाहक है। अगर दोनों घेरे को कर दोगे तो ग्रसित स्त्री हो जाएगी, वाहक स्त्री नहीं होगी। फिर उनमें जो संतानें उत्पन्न होंगी इस प्रकार, ये बन गया। फिर इसको आप अब देखिए, जो XX वाले हैं वो क्या है? पुत्री है, जो XY वाले हैं वो पुत्र हैं। जब X शुक्राणु X अंडाणु से जुड़ेगा तो पुत्री का जन्म होता है, और जब Y शुक्राणु X अंडाणु से जुड़ेगा तो पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार तो ये जो है देखिए दोनों घेरे हैं, तो ये क्या होगी? ग्रसित पुत्री होगी हीमोफीलिया से, और ये जो पुत्री होगी क्योंकि एक घेरा है तो ये होगी वाहक पुत्री।
XX है, दोनों देखिए लिंग गुण। और अगर एक हीरा ग्रसित है और Y है साथ में तो ग्रसित पुत्र होगा, और जो पुत्र होगा एक सामान्य पुत्र भी होगा। सामान्य, क्योंकि इसमें कोई घेरे पे नहीं, कोई घेरा नहीं बना, तो उसको सामान्य बोलते हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। तो इस प्रकार जो है ये आउट रेखा चित्र बनाया जाता है। लिंग निर्धारण के क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, जो बहुत जरूरी भी है। इस प्रकार एक क्वेश्चन और आता है, जैसे वर्णांत पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से हो जाए, तो वर्णांत पुरुष तो ये है, वर्णांत का मतलब आँख से उसको रंगों का ज्ञान नहीं होता, उसका विवाह समान स्त्री से हो जाता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो वर्णांत पुरुष का जब विवाह समान स्त्री से होता है, तो देखिए वर्णांत में आपको मालूम है XY है, वर्णांता X संलग्न है, X को घेरे में कर देंगे, स्त्री समान है तो कोई घेरा नहीं करेंगे। अब इनमें संकरण कराओगे, देखिए पहले वाले से पहले को करते हैं, फिर पहले वाले से दूसरे को करते हैं, फिर दूसरे वाले को उधर पहले से करते हैं, फिर दूसरे वाले को उधर पहले से। अब देखिए 50-50% है। पुत्रियां क्या है, क्योंकि एक एक घेरा है तो वाहक पुत्री है, और पुत्र आप देखिए समान है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, पुत्र होंगे समान, पुत्र समान, तो पुत्रियां कैसी हैं, वाहक। तो इस प्रकार आपको एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको नोट भी करना है, याद भी करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं, बाकी से नेक्स्ट डे में बताया जाएगा। थैंक यू।